तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले भारतीय संविधान के बारे में। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान का जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें हम लोग को सबसे पहले बेसिक जानकारी लेना है कि भारतीय संविधान में कितना आर्टिकल है, कितना भाग है, कितना अनुसूची है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, सवाल पूछा जाता है कि कितना आर्टिकल है, कितने अनुसूची हैं और कितने भाग हैं। तो हम लोग नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का अगर हम चर्चा करें तो इसमें भाग का जो संख्या है ना वो कितना है? भाग 22। कितना है? 22। और अनुच्छेद का जब हम बात करें, अनुच्छेद का जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद इसमें है 395। कितना है? 395। ठीक है। और इसी में जब हम अनुसूची का चर्चा करते हैं, अनुसूची का चर्चा करते हैं तो अनुसूची का संख्या कितना है? 12। कितना है? 12। जब संविधान लागू हुआ था ना उस समय भारत के संविधान में ना अनुसूची का संख्या 8 था। बाद में फिर अमेंडमेंट करके 9, 10, 11, 12, 4 एक्स्ट्रा जोड़ा गया। ठीक है, वो कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसका डिटेल पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान पढ़ने वाले हैं। भारत के संविधान में जो भाग का संख्या वो 22 भाग है, अनुच्छेद का संख्या 395 और अनुसूची का संख्या कितना है? 12 है। ठीक है, कोई दिक्कत है? इशू तो है नहीं इसमें। सिंपल लॉजिक है कि इसमें हमको डाटा रटना है और लर्न भी करना है। और रटने का मतलब ये नहीं कि हम इसको रटेंगे, बस यहीं पे समझ के इसको ख़त्म कर देंगे, कोई लर्न करने का ज़रूरत है ही नहीं। भाग 22 है, 22 भाग हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद जब हम 22 भाग पढ़ेंगे ना उसमें ऑटोमेटिकली अनुच्छेद साथ में चलेगा, अनुसूची अलग होता है। ठीक है, ये 12 अनुसूची हमको साइड में पढ़ना है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम अनुसूची को ही निपटा लेते हैं। आज क्या करते हैं? अनुसूची को ही निपटा लेते हैं। संख्या कम है, 15-20 मिनट में पूरा अनुसूची 12 का 12 हम लोग पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत है? तो आज हम लोग सबसे पहले अनुसूची के बारे में ही समझ लेते हैं। अनुसूची का संख्या कितना है? 12। चलिए, अनुसूची का जब हम संख्या का बात करते हैं तो इसका संख्या है 12। ठीक है, 12 अनुसूची का जो भाग 1 है, मतलब अनुसूची 1 जिसको कहते हैं, उसमें कहा गया भारत के राज्यों एवं उनके क्षेत्र के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? भारत के राज्यों एवं उनके क्षेत्र। भारत के राज्य एवं उनके क्षेत्र है ना, ये बताया गया। अब भारत के राज्य एवं उनके क्षेत्र का मतलब ये है कि भारत में कितना राज्य है, कितना यूनियन टेरिटरी है, उसका डिटेल में डिस्कशन। डिटेल में जो होता है ना, जैसे हम लोग जब हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो उसमें भारत एवं उनके राज्य का क्षेत्र दिया गया, तो उसमें विस्तार नहीं दिया गया, क्या क्या किसका बॉर्डर किससे लगता है, कौन सा राज्य का बॉर्डर किससे लगता है, ये सब का डिटेल कहाँ हम लोग पढ़ते हैं? अनुसूची 1 में पढ़ते हैं। ठीक है, किस में पढ़ते हैं? अनुसूची 1 में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इसका और कोई विशेषता नहीं है, सिर्फ बताया गया कि किस राज्य का बॉर्डर कहाँ से किसके साथ लगता है। ठीक है, मतलब अगर डिटेल कंप्लीट जानकारी हमको किसी स्टेट के बारे में चाहिए, किसी पार्टिकुलर प्लेस के बारे में चाहिए, तो हमको कहाँ से मिलेगा? अनुसूची 1 में। कभी कभी लोग चर्चा करता है ना कि सर अनुसूची 1 में ये है, इस तो आर्टिकल 1 में भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे मेंशन किया गया है सिर्फ कि भारत में कितना राज्य और कितना यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अगर उसका डिटेल जानकारी हमको लेना है तो कहाँ पढ़ना है? अनुसूची 1 में पढ़ना है। ठीक है, अनुसूची 2 में क्या कहा गया है? इसमें बताया गया वेतन के बारे में। क्या बताया गया? वेतन के बारे में बताया गया। वेतन का मतलब ये नहीं कि हम प्रधानमंत्री भी काम करते हैं, राष्ट्रपति भी काम करते हैं, हमारा चीफ जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी काम करते हैं। तो सबको कितना वेतन दिया जाए वो सब का चर्चा किस में किया गया है? अनुसूची 2 में किया गया। तो इसमें हम अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? वेतन के बारे में, वेतन एवं भत्ता इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वेतन एवं भत्ता का चर्चा किस में किया गया है? अनुसूची 2 में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं। अनुसूची 3 के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो अनुसूची 3 में बताया गया शपथ। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी स्टेट से कोई मुख्यमंत्री जीत के जाता है या फिर कोई जब प्राइम मिनिस्टर बनता है, चीफ जस्टिस जब ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो सबको ना एक इंडिविजुअली एक पेपर दिया जाता है शपथ लेने के लिए। ठीक है, उसमें उनको मेंशन किया हुआ रहता है कि क्या क्या हमको शपथ लेना है। ठीक है, जैसे आपका नाम जो भी है वो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, बट शपथ सबके लिए क्या होता है? सेम होता है कि हम भारत के लोग, ठीक है, ये शपथ लेते हैं कि जब तक हम सत्ता में रहेंगे जैसे मन करेगा वैसे हम लूटते रहेंगे।
मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये शपथ में रहता है, कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं ताकि आपको ईजी से समझ में आए, ठीक है। तो वो शपथ का फोटोकॉपी कहाँ से मिलता है? अनुसूची 3। इसमें क्या चर्चा किया गया? शपथ के बारे में, शपथ पत्र, ठीक है। जो भी शपथ पत्र होता है हमको कहाँ से मिलता है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में ये चीज़ लिखा गया, सबसे पहले तो वेतन के बारे में डिस्कस करता है। कोई भी देखो, हम लोग भी कहीं कोई कंपनी में एम्प्लॉई अगर बनते हैं, कहीं इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो हम लोग के पास भी क्या ऑप्शन होता है कि पहले हम लोग वेतन डिस्कशन करें, ये हमारी सैलरी कितनी होगी। देख रहे हैं, ये लोग बोलता है कि हम लोग देश का सेवादार हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं हम चौकीदार हैं, है ना। क्या है? चौकीदार है, हमको देश का सेवा करना है। अरे भाई, सेवा का भावना कुछ नहीं होता है यहाँ पे, समाज सेवा का भावना कुछ नहीं होता है। उनके बदले उनको भी वेतन दिया जा रहा है। अगर हम ही कहीं कार्य कर रहे हैं, अगर हम पैसा लेके कार्य कर रहे हैं, तो वो सेवा थोड़ी हुआ, सेवा नहीं ना होगा जी। अगर हम आपको कोई सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के बदले हमको पैसा मिल रहा है, तो उसको हम सेवा में काउंटिंग नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक का जो विधायक जो होते हैं, सबका जो वेतन होता है ना, यहीं से निर्धारित होता है। कहाँ से होता है? अनुसूची 2 से। और अनुसूची 3 में क्या है? शपथ पत्र, मतलब जो मंत्री बनेंगे वो क्या चीज़ का शपथ लेंगे, वो चीज़ लिखा हुआ है अनुसूची 3 में, ठीक है। वहाँ से सबको एक फ़ोटो कॉपी दिया जाता है भाई, बाकायदा उसमें नाम, उनका पोस्ट, ये चीज़ मेंशन रहता है, और बाकी डिटेल रहता है कि हम इस चीज़ का शपथ लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ लोग अपने मन से जब शपथ लेने लगेंगे, संविधान में कैसे पता चलेगा कि हमको किस चीज़ का शपथ लेना है कि नहीं। अलग अलग लोग जब आएंगे, ठीक है, अलग अलग, मान लीजिए राज्य से लोग आते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। अगर शपथ पत्र संविधान के द्वारा नहीं दिया जाए, ठीक है, तो लोग अपने मन से आएंगे, जो मन में आएगा वो संविधान में से शपथ ले सकते हैं। लेकिन इसमें मेंशन किया गया, शपथ में मेंशन ये किया गया है बाकायदा आपको संविधान के अकॉर्डिंग ही शपथ लेना है। हाँ, अलग बात है कि आप अलग लैंग्वेज में ले सकते हैं, कोई इंग्लिश में शपथ ले सकता है, कोई हिंदी में ले सकता है, कोई तमिल में ले सकता है, कोई संस्कृत में ले सकता है। बात समझ में आ रहा है? आपको जिस भाषा में सूटेबल लगे आप उस भाषा में शपथ ले सकते हैं, बट आपका शपथ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधार पे ही आपको शपथ लेना है। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं अनुसूची 4 में, ठीक है। अनुसूची 4 में क्या कहा गया है? पहले हम लोग वेतन, फिर शपथ, है ना। पहले वेतन, फिर शपथ। उसके बाद अनुसूची में इसमें बताया गया कि राज्यसभा में कौन कौन सा स्टेट से कितना सीट रहेगा, ठीक है। जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं ना, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग राज्यसभा सीट अलॉट किया जाता है कि भाई बिहार से 16 को आएगा, तो भाई उत्तर प्रदेश से इतना राज्यसभा में मेंबर्स आएंगे, ठीक है, महाराष्ट्र से इतना आएंगे। तो वो राज्यसभा का जो सीट का अलॉटमेंट होता है वो किससे होता है? अनुसूची राज्यसभा, RS4 राज्यसभा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो राज्यसभा का जो सीट का अलॉटमेंट होता है कहाँ से होता है? अनुसूची 4 से होता है। मतलब हर स्टेट को कितना वहाँ से राज्यसभा का मेंबर जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है? अनुसूची 4 करता है ना। अब अनुसूची 5 का जब हम बात करते हैं, तो अनुसूची 5 में बताया गया है कि SC और ST का जो विशेष प्रावधान दिया गया है, क्या दिया गया है? SC ST को कुछ विशेष प्रावधान दिया गया, वो अनुसूची किसमें है? 5 में मेंशन किया। अब विशेष प्रावधान का मतलब ये होता है ना कि संविधान में एक चीज़ मेंशन किया गया, वर्ड मेंशन किया गया कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे, संविधान का जब हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे, तो भाग 3 में ना आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है, 14 से 18 तक उसमें बताया गया है कि भारत के सभी लोग एक समान हैं। क्या है? उसमें समानता का अधिकार दिखाया गया, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पे, ना मजहब के नाम पे, कोई जन स्थान के नाम पे, लिंग के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई इशू है इस चीज़ में? बिल्कुल नहीं। बट यहाँ जब हम पढ़ेंगे ना, तो देखते हैं कि SC ST को कुछ विशेष प्रावधान दिया गया। तो हम यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जब हम इक्वल हैं, जब हम किसी के साथ जाति धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो फिर SC ST को विशेष प्रावधान क्यों? तो SC ST को विशेष प्रावधान देने का मुख्य उद्देश्य ये होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दलित होते हैं, वो क्या है ना, मुख्य धारा से बहुत दूर रह जाते हैं, ठीक है। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, क्या करने के लिए? मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष पैकेज दिया जाता है, स्पेशल कुछ छूट दिया जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, तो एक जो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, एक जो नॉर्मल इंसान है उसका रफ्तार, और एक हैंडीकैप्टेड इंसान, ठीक है, जो दिव्यांग होता है उसका रफ्तार, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। जिसको विशेष सुविधा मिल रहा है, मान लीजिए हम अगर मर्सिडीज़ से चल रहे हैं या कोई रिक्शा से चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसका रफ्तार तो धीमा होगा ही, है कि नहीं। लेकिन हमको लगेगा नहीं, रिक्शा वाला भी साथ में ही हमारे मंजिल तक पहुँचे, तो हम क्या करेंगे कि रिक्शा को भी हम क्या करें, मर्सिडीज़ के साथ कुछ भी एडजस्ट कर दें, जोड़ दें, बांध दें, ताकि इसको भी स्पीड खींच ले, है कि नहीं। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है, एक प्रावधान देके एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया, ठीक है। क्या किया गया?
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग विशेष सुविधा से यानी मुख्य धारा से दूर रह रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको कुछ सुविधा दे के उनको भी मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, यहाँ कोई इशू है? इसी पहले लोग कहते थे ना कि SC ST लोग को बहुत सताया गया है, दलित लोग को सताया गया, ये वो। अरे वास्तविक में सताया गया है। और सताने का मतलब ये नहीं होता है, कोई किसी को कैसे सता सकता है जी? उसके पास जब उसका अधिकार पता होगा कि हमको क्या क्या अधिकार है, जब हमको सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप ही के घर में बहुत सारे ज़मीन होते हैं, घर में बाबा के नाम पे, दादा के नाम पे, पापा के नाम पे बहुत सारे ज़मीन होते हैं। आपको पता ही नहीं है कि कौन ज़मीन मेरा है, क्या है, कौन ज़मीन मेरा है नहीं है। तो आपके पास जब ये चीज़ जानकारी नहीं है तो आप जाके लड़ नहीं सकते किसी से, है कि नहीं? आपका अधिकार ही नहीं पता कि मेरा अधिकार कहाँ तक है। लेकिन आपके जब दादाजी बता देंगे कि जितना यहाँ से वहाँ तक खेत देख रहा है सब खेतवा मेरा ही था और मेरा ही है और उस पर दूसरा आदमी कोई यूज़ कर रहा है, तो आप जाके लड़ दीजिएगा, चाहे कितना कमज़ोर होइएगा, लेकिन तब आप लड़िएगा उसके लिए कि नहीं मेरा है मीन्स मेरा है, हम इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था ना कि SC ST लोग जो थे ना, शिक्षा से, हम नॉर्मली SC ST इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे हैं, इसमें दलित जब हम लोग बात करते हैं, जो पिछड़े वर्ग से लोग होते हैं, वो कहते हैं ना शिक्षा से बहुत ज़्यादा वंचित थे। ठीक है, भारत में अगर 2 लोग पे बहुत सितम हुआ स्टार्टिंग में, एक महिला पे और एक दलित पे। ठीक है, क्यों? आई दोनों को शिक्षा से वंचित रखा गया। आज भी हम लोग लिटरेसी अगर भारत का देखते हैं तो महिला का लिटरेसी रेट और दलित का लिटरेसी से मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है। बहुत ज़्यादा 100% अगर महिला पढ़ ले तो जनसंख्या पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, SC ST भी अगर पढ़ लिख ले तो उसको भी अपना राइट पता चलेगा, तो वो भी किसी से दब के दुबक के नहीं जिएगा। जब राइट पता रहेगा, आपको भी राइट पता रहेगा, तो आप लड़िएगा ना जी, मेरा संपत्ति है, मेरा अधिकार है, ये हम इसको लेके रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, अगर दलित को ही सताया गया तो भीमराव अम्बेडकर का नाम आप सुने होंगे। उनको संविधान निर्माता भी बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? भाई वो भी तो दलित थे, लेकिन वो अपना अधिकार को समझे, वो पहले पढ़े, शिक्षा ग्रहण किए। ठीक है, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके पास उतना क्षमता आ गया कि हम भारत के किसी भी नेता हो, कोई भी लीडर हो, कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, हम उससे नज़र में नज़र डाल के बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना राइट पता चल गया। जब लोग के पास राइट पता चलता है ना, वो अपना अधिकार का लड़ाई ऑटोमेटिकली करेगा ही करेगा, नो डाउट। कितना दिन तक टालेगा, कितना दिन तक टालेगा? तो वही रीज़न था, ये लोग को अपना अधिकार नहीं पता था स्टार्टिंग में, तो बेसिकली इसको वास्तविक में लोग सताया था उस समय। अब इन लोग को धीरे धीरे ये लोग भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो अब ऊपर उठ रहे हैं। तो हमेशा चर्चा देखते हैं रिजर्वेशन के नाम पे विवाद होता है कि भाई SC ST को क्यों रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्यों डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं, जब हमारा आर्टिकल 14 to 18 कहता है कि भाई हम लोग सब समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और 1418 बाकायदा मेंशन किया गया कि समानता का अधिकार, क्या किया गया? समानता का अधिकार। जब हम लोग सब समान हैं तो फिर आरक्षण दे के हम लोग एक दूसरे को अलग क्यों कहते हैं? क्यों किसी को नीचा दिखाते हैं कि वो कमजोर वर्ग से आता है, भाई उसको रिजर्वेशन दिया गया? तो संविधान में बाकायदा एक वर्ड जोड़ा गया कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का अगर एग्जांपल दें, आप एक इंसान हैं, आप अगर कहीं टिकट कटाने जा रहे हैं, ठीक है, रेलवे काउंटर पे आप खड़ा है, बहुत सारा लाइन लगा हुआ, भीड़ है, आपका एकदम काउंटर के सामने आप पहुंच गए, आप पता चला कि एक बहुत बूढ़ी लाचार बेबस औरत आपके बगल में, क्या आपका मानवता नहीं कहता कि पहले उसको प्रेफर दे दें? दे देना। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम ये कर रहे हैं, उसके साथ हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। पीछे वाला बोलेगा ना जी कि हम लोग क्या थे, आपका दुश्मन थे क्या? हम लोग को लाइन में खड़ा कर लें और बूढ़ी माँ को घुसा दिए, हम लोग आपका दुश्मन थे? इंसानियत तो हमारे साथ भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, बूढ़ी माता क्या थी? बेबस और लाचार थी। तो हमारा मानवता कहा कि नहीं, पहले हम इसको भाई सपोर्ट करें, मदद करें। तो ये होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, सब हमारे मित्र हैं। ठीक है, हम भारत के लोग क्या आपस में सब भाईचारा के तौर पे रहते हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं, ऐसा हम लोग नारा है ना। बट हम लोग किसी के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ट्रेन में ही सफ़र कर रहे हैं, हम पूरा बढ़िया से, हमारा रिजर्वेशन है भाई, किसी के पास राइट नहीं है कि हमको उठा देगा, है कि नहीं? लेकिन हमारा मानवता कहता है कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग लोग खड़ा है तो हम उसको सीट उठ के करते हैं ऑफ़र कि आइए आप बैठ जाइए। इसका मतलब थोड़ी हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये मेरा मानवता है। उसी तरह सरकार के मन में भी भेदभाव करने का कोई इरादा नहीं है, बस जो लोग मुख्य धारा से दूर रह गए, वंचित रह गए, उसको मुख्य धारा में ला के जोड़ना उनका मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए हमारा अनुसूची 5 कहता है SC ST का कुछ विशेष प्रावधान दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? मतलब 5 तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग थोड़ा ऊपर से इरेज करते हैं और फिर आगे लिखते हैं इस चीज़ को। चलिए, अनुसूची 6 क्या पढ़ेंगे हम लोग? अनुसूची 6। अनुसूची 6 में कहा गया ना, पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्रावधान। क्या कहा गया? पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्यों का मतलब एक 7 सिस्टर है हमारा, 7 सिस्टर हम लोग कहते हैं। कौन सा? जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब आते हैं 7 सिस्टर में काउंट करते हैं। तो उसमें भी जो राज्य पहाड़ी क्षेत्र होता है,
जहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है, जिसका विकास दर बहुत कम है, उसको कुछ विशेष प्रावधान दिया गया। क्या दिया गया? विशेष प्रावधान दिया गया। मेनली विशेष प्रावधान देने का मतलब ये होता है कि सभी राज्य के साथ उसका भी विकास का जो हो भागीदारी सही से चले। ठीक है, ये नहीं कि हमारा विकास करने का मतलब, अगर भारत सही मामले में विश्व गुरु बनना चाहता है, अगर भारत सही मामले में अगर विकास करना चाहता है, तो वो उसको ना पूरा भारत को विकास करना पड़ेगा। ये नहीं कि इंडिविजुअली दिल्ली को विकास कर दिया तो पूरा कहलाएगा नहीं भारत बहुत तरक्की कर रहा है कि नहीं। अब पूरा मुंबई को विकसित कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि भारत पूरा तरक्की कर रहा है। तरक्की करने का मतलब होता है ऑन एवरेज हर इलाका को थोड़ा थोड़ा डेवलप करना। जैसे हम ही लोग जिम का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग जाके जिम जाते हैं, पूरा डंबल मारे डंबल मार के बाइसेप्स इतना कर लें, अब पैर पे कोई वर्क ही नहीं करें तो चलेंगे तो लगेगा ना कि पैर कुपोषित हो गया है, मेरा ये पूरा फूल गया, ये कुपोषित हो गया है, नहीं समझ रहे। तो जब हम रास्ता में चलेंगे तो लगे इधर फलेरिया हो गया है, इधर लकवा मार ले, ऐसा महसूस होगा। अगर आप बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऐसा ही फील होगा ना, इधर फलेरिया हो गया, इधर लकवा मारा हुआ है, भाई पैर पे वर्क ही नहीं किए। तो हम लोग एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि जब भी हम लोग जिम जाते हैं ना, तो हम लोग हर दिन का एक अपना सिस्टम में रखते हैं कि भाई आज हम लोग लेग मारेंगे, है कि नहीं, आज हम लोग चेस्ट मारेंगे, फिर बैक मारेंगे, फिर हम लोग बाइसेप्स मारेंगे। इससे क्या होता है ना कि हमारा शरीर का प्रॉपर विकास होता है। तब हम शरीर, जब हम जिम वर्कआउट करके 2 महीना 3 महीना टाइम स्पेंड करके निकलते हैं तो हमारा बॉडी देखने में एकदम सुडौल लगता है। इससे हमको ये सीख मिलता है कि कभी भी कोई चीज़ का अगर विकास कर रहे हैं ना, तो चौतरफा विकास होना चाहिए। एक दिशा में अगर विकास कर रहे हैं तो विकास नहीं कहलाएगा, वो एक बीमारी के तौर पे देखा जाएगा। तो उसी तरह भारत का जो 4 राज्य है फिलहाल, उधर जैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। पूर्वोत्तर राज्य के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें देखते हैं एटीएम है पर पैसा नहीं है। क्या है? एटीएम है पर पैसा नहीं। एटीएम है पर पैसा नहीं है। पैसा नहीं का मतलब ये एक ट्रिक अपने मन से डेवलप किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य बेसिकली आता है। क्या आता है? 7 राज्य आता है, ठीक है। तो उसमें से 4 राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है हमारा अनुसूची 6 के द्वारा, ठीक है। किसको दिया गया? 4 राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है। वो 4 राज्य कौन कौन सा है? A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और M फॉर मेघालय। एक M और आता है मणिपुर के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कि एटीएम है पर पैसा नहीं है। मणिपुर मतलब पैसा। अगर हम लोग इसको अगर शॉर्टकट में कभी हम एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन सा राज्य विशेष प्रावधान के अंदर आता है, तो हम लोग ATMM तो नॉर्मली शॉर्ट में याद कर लेंगे या फिर ATM याद कर लेंगे, डबल M लास्ट में है कि नहीं। तो जब हम स्टेट का बात करेंगे ना, तो उधर से M से 3 स्टेट आता है। कौन कौन? मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। अब जब 3 तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि मणिपुर होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। ये विशेष प्रावधान में मणिपुर होगा कि नहीं होगा। तो एटीएम है पर पैसा नहीं है। जब हम एटीएम लिखेंगे मणिपुर का बात आएगा तो पैसा वो नहीं है, मतलब मणिपुर नहीं है। कौन कौन है? असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। समझ में आ रहा है? तो ये 4 राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है। विशेष प्रावधान कभी सुनते हैं? बिहार को भी स्पेशल पैकेज का डिमांड किया जाता है। स्पेशल पैकेज का मतलब ये होता है ना कि जिस एरिया में डेवलपमेंट का रफ्तार बहुत कम है, ठीक है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, उस एरिया को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। नहीं तो पता चला कि भारत का 27 राज्य बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, अब बिहार पूरा गरीब रह गया। अब कोई भी विदेशी आदमी अगर बिहार से गुजरेगा तो भारत को बोलेगा कि विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता ना। मतलब बिहार फिर क्या लगेगा ना कि पूरा बॉडी में कैंसर की तरह वहाँ पे दिखेगा, पूरा भारत में क्या दिखेगा? कैंसर की तरह दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि चौतरफा विकास किया जाए। तो ये 4 स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बेसिकली वो पहाड़ी एरिया है। क्या है? पहाड़ी एरिया। वहाँ ना किसान न अच्छे से खेती कर पाते हैं, मतलब जीवन यापन करने का भी एक जो होता है ना जरिया कि भाई हम लोग कम से कम खेत से उतना प्रोडक्ट करके अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। उधर के लोग अगर उसको विशेष प्रावधान नहीं दिया जाए तो वो भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अनुसूची 6 में क्या बताया गया है? पूर्वोत्तर राज्य को विशेष प्रावधान या विशेष दर्जा एक तरह से कहिए, ठीक है। अनुसूची 7, ठीक है। अनुसूची 7 में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें शक्ति का विभाजन किया गया है। क्या किया गया? शक्ति का विभाजन किया गया है, ठीक है। किस में? अनुसूची 7 में, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं हम लोग शक्ति का विभाजन। अब शक्ति का विभाजन क्या होता है? देखिए कितना बड़ा भारत है, आप लोग को भी पता है कि भारत के अंदर 28 स्टेट्स हैं, है ना, 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब एक आदमी के पास ये पॉसिबिलिटी है कि पूरा भारत को शासन कर सके, पूरा भारत को कंट्रोल कर सके? नहीं कर सके ना। तो इसीलिए भारत का जो शासन व्यवस्था है ना, वो स्टेट और केंद्र के पास है। क्या है? जैसे छोटा छोटा स्टेट में है, उसके पास वहाँ का CM होता है, वो लोकल प्रशासन देखता है कि नहीं। मतलब एक स्टेट को लगभग CM और राज्यपाल मिलकर कंट्रोल कर लेता है कि नहीं। तो अब कोई भी चीज़ पे कानून कैसे बनाया जाए? कानून कैसे बनाया जाए? मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब हम स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, भाई हम मुख्यमंत्री हैं, मेरे सामने प्रधानमंत्री है, तो हम अगर कोई मान लो पुल का ही उद्घाटन करना है,
मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमको एक पुल का उद्घाटन करना है, अब हम प्रधानमंत्री भी आ जाएगा, मुख्यमंत्री भी पहुंच जाएगा, वहाँ हो जाएगा विवाद कि नहीं भाई हम पुल उद्घाटन करेंगे कि हम करेंगे, ठीक है। मान लो एक हाईवे का निर्माण कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट विरोध कर देगा कि नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कुछ इसी के तौर पे ना शक्ति का बंटवारा किया गया। जैसे शिक्षा भी है, अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी निकालती है, एग्जाम लेती है ना भाई, वो अपना वैकेंसी लेती है ना, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना वैकेंसी निकालती है, स्टेट गवर्नमेंट भी वैकेंसी निकालती है। अगर सबके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है, तो अपना मन मौजी सब करने लगेगा, है कि नहीं। बेसिकली सत्ता का अगर हम शक्ति का बात करें तो जब पावरफुल कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों, कौन सा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना ताकत नहीं होता जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, सत्ता यहाँ पे केंद्रीकरण है कि विकेंद्रीकरण है। सत्ता यहाँ पे ना भारत में जो शासन होता है ना वो विकेंद्रीकरण के आधार पर होता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत हो तो उसको कहते हैं केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जैसे देखिए लोकल का हम लोग बात करते हैं, अगर कोई गांव ग्राम पंचायत का बात करते हैं तो वहाँ मुखिया संभाल लेता है कि नहीं। फिर हम उससे ऊपर उठते हैं तो जिला पार्षद होता है, शहर उहर में मेयर वगैरह होता है। फिर उससे ऊपर उठता है तो एमएलए वगैरह होता है कि नहीं। फिर उससे ऊपर एमपी होता है, जब हम लोग ऊपर में जाके जो बैठता है पार्लियामेंट में। तो ऐसे क्या करता है कि सत्ता का हस्तांतरण किया गया, मतलब ताकत एक जगह नहीं दिया गया। अगर एक जगह किसी को ताकत दे दिया जाए तो मोनोपोली होना शुरू हो जाता है, मनमानी करना शुरू कर देता है लोग। समझ में आ रहा है। ये मनमानी ना हो इसके लिए क्या किया जाता है ना कि शक्ति को ही विभाजित कर दिया जाता है। तो शक्ति का विभाजन में ना इसमें 3 को सूची बनाया गया है। क्या बनाया गया है, 3 सूची, ठीक है। एक संघ सूची, क्या हुआ, एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची लेते हैं पहले, राज्य सूची, ठीक है, और लास्ट में समवर्ती सूची। और एक और जोड़ा गया, इसको अवशिष्ट सूची कहते हैं, अवशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट सूची। अब इसमें क्या बताया गया है कि किस किस विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकता है, किस किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, ये सब इसमें मेंशन किया गया है। अब कितना विषय किसके पास है ये भी हम लिखा देंगे, क्वेश्चन में कभी कभी सवाल पूछता है। जैसे जो कानून राज्य सरकार बना सकता है वो आएगा राज्य सूची में, जो जिस पे कानून बनाने का अधिकार क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, केंद्र सरकार के पास है, वो है संघ सूची, ठीक है, वो संघ सूची में आता है। और जिस पे दोनों बना सकता है, कुछ ऐसे विषय होते हैं ना जिस पे दोनों कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, दोनों का सहमति होता है। लेकिन कहीं कोई विवाद फंस जाए, क्या हो जाए, कहीं कोई विवाद फंस जाता है कि राज्य सरकार बोलेगा नहीं ये कानून हम नहीं बनाएंगे, ये सरकार अपने बेनिफिट के लिए बना रही है, और केंद्र सरकार बोलेगा नहीं ये कानून बनेगा। जब विवाद हो जाएगा समवर्ती सूची पे तो वहाँ पे किसका महत्व ज़्यादा दिया जाएगा, केंद्र सरकार को, ठीक है। मतलब अगर दोनों मैटर में विवाद हो, भाई संघ सूची के पास तो विषय है, उस पर वो कानून बनाएगा, राज्य सूची विरोध नहीं कर सकता है। राज्य सूची के पास भी विषय है, इस पर कानून बनाएगा तो सरकार वो जो हमारा केंद्र में बैठा हुआ वो विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन समवर्ती सूची में विवाद हो सकता है, क्या, उसके पास दोनों का अधिकार है। समझ में आ रहा है। जैसे आप ही दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं, आप दोनों मान लीजिए आपस में कोई कुछ काम पर डिस्कशन कर रहे हैं, आपका मन करेगा नहीं ये करेंगे तो मेरा ये दोस्त को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, इसको लगेगा नहीं ये करेंगे तो ये दोस्त को फ़ायदा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो विवाद उठ जाता है कि हम बनाएंगे या फिर हम बनाएंगे। तो जो भारी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होता है, ऊंचा में है, ऊपर बैठा हुआ है, तो जिसका विशेष प्रावधान है कि इसमें बताया गया है कि अगर दोनों विषय में मतभेद हो जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तो केंद्र सरकार का ही नियम मान्य होगा, ठीक है। अब अवशिष्ट विषय में क्या है कि जैसे कुछ इसमें 100 विषय है, 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, संघ सूची का है। और राज्य सूची में क्या है, 66 है। पहले 66 था जब स्टार्टिंग में, फिर यहाँ से 5 को घटा के अब इसको 61 कर दिया। समवर्ती सूची में पहले 47 था, लेकिन जब यहाँ से जो 5 निकाला गया ना उस समवर्ती सूची में डाल दिया तो ये हो गया 52। बात समझ में आया। मतलब अगर सब्जेक्ट का बात करें तो 100 विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, 61 विषय पर राज्य सरकार बना सकती है, और 52 विषय पर समवर्ती सूची है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकता है। अगर दोनों के बीच में विवाद हुआ तो केंद्र सरकार वाला कानून लागू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब अवशिष्ट का मतलब क्या है कि जैसे जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय एक सूची बनाया कि बहुत सारे खोज हो रहे हैं लाइफ में, क्या हो रहा है, बहुत सारा टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारा खोज हो रहा है। तो भाई उस खोज के पर कौन किस पे कानून बनाएगा ये तो लिखा हुआ है नहीं, हम लोग बांट दें कि इतने ही विषय पर ये सब बना सकता है। तो कुछ ना, जैसे अभी हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन देखते हैं, है कि नहीं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया, ड्रोन, ये सब हो रहा है। तो वो किस में आएगा, ये तो बाद में ना ये सब चीज़ का मानिए एक तरह से एक मूवमेंट चला भाई। आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो कौन यूट्यूब से पढ़ाई करता था। तो जब संविधान तो भाई 1947 में लिखाया गया,
कब लिखा गया? 1947 में। उस समय लोग नहीं ना सोच पाए, तो एक अवशिष्ट सूची बना के गए कि बाद में जितना नया नया खोज होगा ना, अगर कुछ भी हो, जैसे अभी ड्रोन का खोज हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक व्हाट्सअप है कि नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन है, ये सब किस में आता है? अवशिष्ट सूची में आता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो सूची हम लोग अभी तक कितना पढ़ लिए हैं? 7 सूची हम लोग पढ़ लिए ऑलरेडी। अनुसूची 1 में क्या बोला गया है? अनुसूची 1 में बोला गया भारत एवं राज्य एवं उनके क्षेत्र। 2 में क्या बोला गया? वेतन। 3 में क्या बोला गया? शपथ। 4 का जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा सीट का अलॉटमेंट, ठीक है। 5 का जब हम लोग बात करते हैं तो SC ST को विशेष प्रावधान। 6 का बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य को विशेष प्रावधान, जिसमें कौन कौन सा राज्य आता है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर उसमें नहीं आता है। इसको हम लोग बार बार बोलेंगे, ATM है पर पैसा नहीं है। कोई दिक्कत है? पहले हम लोग अनुसूची 7 तक कंप्लीट आज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, कोई दिक्कत?